नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम की कराएंगे जांच। चुनाव आयोग को दी 9 लाख रुपए की फीस, बारामती सीट से लड़े थे चुनाव। खबर में आगे जिक्र होगा कि एकनाथ शिंदे ने फिर टाल दी सारी मीटिंग, अजीत पवार निकल रहे दिल्ली। क्या सब कुछ है सही या फिर महाराष्ट्र में आने वाला है बड़ा सियासी भूचाल, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि चिल्ला बॉर्डर, यूपी गेट, कालंदी कुंज पर भीषण ट्रैफिक जाम, धरने पर बैठे किसान, बातचीत फेल होने पर दिल्ली करेंगे कूच। खबर में आगे जिक्र होगा कि बांग्लादेश में शांति सेना भेजी जाए, सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को दिया प्रस्ताव, यूएन से हस्तक्षेप की कर दी अपील। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि संभल हिंसा पर यूपी सरकार पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला हमला, कहा नाकामयाब रही योगी सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम की जांच कराए योगेंद्र, चुनाव आयोग को दी 9 लाख रुपए की फीस, बारामती सीट से लड़े थे चुनाव। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य भर के कई उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग से आवेदन करना शुरू कर दिया है। पुणे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने माइक्रो कंट्रोलर की दोबारा जांच की मांग की है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां दोस्तों, इन सत्यापन की मांग करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारामती से उम्मीदवार योगेंद्र पवार हैं। उन्होंने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए जिला प्रशासन से आवेदन किया है, जिसके लिए उन्होंने 8,96,000 रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा रकांपा के हडपसर से उम्मीदवार प्रशांत जगताप और पुणे कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बागवे ने भी ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर का सत्यापन करने की मांग की है। माइक्रो कंट्रोलर का सत्यापन उन उम्मीदवारों को करने का अधिकार है जो चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार 5% ईवीएम का माइक्रो कंट्रोलर सत्यापन करवा सकते हैं और पूरे जिले में कुल 137 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई है और इसके लिए चुनाव आयोग को 66.64 लाख का भुगतान कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब होगी ईवीएम की जांच, खुलेगी पोल और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे ने फिर से टाल दी है सारी मीटिंग, अजीत पवार निकल रहे हैं दिल्ली, जिसके बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में ऑल इज वेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे रविवार शाम को सतारा स्थित अपने गांव से लौटे थे। इसके बाद कहा जा रहा था कि सोमवार को एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग होगी, जिसमें सरकार बनाने के फॉर्मूले पर आखिरी मुहर लग सकती है। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से अपनी सारी बैठकों को रद्द कर दिया है। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को अभी भी बुखार है और वो आज ही अपने विधायकों से भी मीटिंग करने वाले थे, लेकिन इसे भी टाल दिया गया है। शिंदे का कहना है कि वो अब भी फीवर से पीड़ित हैं। फिर भी ये सवाल उठ रही है कि क्या वो कोई दबाव की रणनीति चल रहे हैं और इसके चलते ही मीटिंग टाल रहे हैं क्या। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली रवाना होने वाले हैं। फिलहाल ये तय नहीं है कि अजीत पवार किस मकसद से दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन कयास है कि वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। अजीत पवार के साथ सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी दिल्ली जा रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि भाजपा विधायक दल की मीटिंग अब तक नहीं हो सकी है। फिलहाल इस बात का इंतजार ही हो रहा है कि भाजपा किस नेता को सीएम के तौर पर आगे बढ़ाएगी। बता दें कि एकनाथ शिंदे को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो होम मिनिस्ट्री के लिए अड़े हुए हैं और इसके लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं और इस पर श्रीकांत ने खुद ही ट्वीट किया कि वो ऐसी कोई चाहत नहीं रखते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिल्ला बॉर्डर, यूपी गेट, कालंदी कुंज पर भीषण ट्रैफिक जाम, धरने पर बैठे किसान, बातचीत फेल होने पर करेंगे दिल्ली कूच। जी हां दोस्तों, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली और नोएडा की बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इस बीच किसानों के दिल्ली कूच करने के कारण बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। हालांकि आम जनता को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम दिल्ली नोएडा के सभी बॉर्डर पर लगा हुआ है। अभी किसानों ने कहा है कि वो राज्य सरकार से बातचीत करेंगे और बातचीत
बातचीत विफल होने पर ही दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने कहा है कि जल्द ही वो सड़कों को छोड़ देंगे और दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरना देंगे। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर यूपी गेट कालिंदी कुंज पर भीषण ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ही ट्रैफिक रूट डाइवर्जन किया गया था। चिल्ला बॉर्डर से होते हुए नोएडा के सेक्टर 15A से दिल्ली और कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सुबह से ही लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार है, ऐसे में लाखों की संख्या में लोग ऑफिस आए हुए थे, लेकिन उन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश में शांति सेना भेजी जाए, सीएम ममता ने केंद्र को दिया प्रस्ताव, यूएन से हस्तक्षेप की कर दी अपील। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर वहां विशेष शांति सेना भेजे जाने की वकालत की है। सोमवार को विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो बांग्लादेश मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाए। उन्होंने केंद्र से वहां शांति सेना भेजे जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की अपील की। ममता ने कहा कि विशेष शांति सेना किसी देश को संघर्ष के रास्ते से वापस शांति के रास्ते पर लाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो संघर्ष का माहौल बन गया है, उसे संभालने की क्षमता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के पास नहीं है। परिणाम स्वरूप वहां संयुक्त राष्ट्र की विशेष शांति सेना को तुरंत तैनात करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में जिन भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें वापस लाकर बंगाल में रहने की व्यवस्था करने के लिए वो तैयार है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संबल हिंसा पर यूपी सरकार पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला हमला, कहा नाकामयाब रही योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के जाने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चेहरे के इस सवाल पर शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को IANS से बातचीत की। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी कि वो संभल की कानून व्यवस्था को समझें और अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। वहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई और लोगों की जान गई, उससे साफ स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार वहां पर नाकामयाब रही। उन्होंने आगे कहा कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार देख रही थी कि इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा होगा, इसलिए उन्होंने संभल को आग में जलने दिया। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो वहां पर जाकर देखे और शांति को बहाल करने की कोशिश करे, लेकिन उनको संभल जाने से रोका जा रहा है। सपा के अखिलेश यादव को रोका गया, कांग्रेस को रोका जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि अगर विपक्ष वहां पर जाना चाह रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से जाने का मौका मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और कैबिनेट में हो रही देरी के सवाल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि तीनों पार्टियों में एक ही बात चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये एकदम साफ है कि महायुति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो जनता के जनादेश का अनादर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो एकनाथ शिंदे दिल्ली से लौटकर अपने गांव वापस क्यों चले गए? वो कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि वो रविवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाजपा के शीर्ष नेता जो भी निर्णय लेंगे वो उनको मंजूर है। अगर सब कुछ ठीक है तो 3 दिन पहले भी उन्होंने ये बात की थी और फिर उखड़े हुए बैठे रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का हमला, मोहन सरकार ने 11 महीने में 30 बार कर्ज लिया, जीतू पटवारी ने खोली भाजपा की पोल। जी हां दोस्तों, सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने 11 महीने के कार्यकाल में 30 बार कर्ज लिया है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया कि इस दौरान सरकार ने हर महीने औसतन 3 से 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जो कुल मिलाकर 40,536 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पटवारी ने कहा कि 11 महीने में देश के किसी भी राज्य सरकार ने इतनी बार कर्ज नहीं लिया। हर महीने औसतन 3,000 से 5,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। रोज 120 से 125 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। हर घंटे 120 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस कर्ज का क्या किया गया? पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस कर्ज का इस्तेमाल प्रदेश के लिए कोई भी इनोवेटिव या विकासात्मक काम करने में नहीं किया, बल्कि ये कर्ज सिर्फ नए कर्ज चुकाने और खर्चों के लिए किया गया। पटवारी ने भाजपा सरकार के लाडली बहन योजना पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक एक भी बहन को ये राशि नहीं दी गई। पटवारी ने सीएम मोहन यादव का वीडियो दिखाते हुए कहा कि सीएम ने कहा था कि ये राशि 3,000 से बढ़कर 5,000 रुपए तक जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी ने यह भी कहा कि कर्ज लेने और झूठ बोलने के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान ने दिल्ली कूच पर लगाया ब्रेक, नोएडा एक्सप्रेसवे पर हटाई गई बैरिकेड
बैरिकेडिंग। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने दिल्ली कूच की अपनी योजना फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। वो सरकार से बातचीत होने तक दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही प्रदर्शन करेंगे। अगर बातचीत फेल होती है तो फिर वो अपनी योजना को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों की दिल्ली कूच के मद्देनजर नोएडा से लगी सभी सीमाओं को छावनी में तब्दील कर चौकसी बढ़ा दी गई थी। किसानों को रोकने के लिए नोएडा में ही 5000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया था। हालांकि अब किसानों के हटने के बाद बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है और वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इससे पहले किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बैरिकेडिंग पर सभी वाहनों की सघन जांच करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दे रही थी। इसके चलते नोएडा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर लंबा जाम देखने को मिला। किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया तो बॉर्डर पर दिन रात डेरा डालकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। बता दें कि दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ रविवार को यमुना प्राधिकरण के सभागार में हुई वार्ता विफल रही। किसानों की मांगों पर अधिकारियों ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है। वार्ता विफल होने पर किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का प्लान बनाकर रखा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया